नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। टेक्नोलॉजी के अपने नफ़े और नुकसान दोनों हैं, बस नुकसान से बचना है तो सावधान रहना ज़रूरी है। और ऐसी ही सावधानी वाली खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज इस खास कार्यक्रम में, और ये बैंकों से जुड़ी है। क्या है ये पूरी खबर, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अगर कभी आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए हों तो समझ सकते हैं कि अपने पैसे को पाने में कितने पचड़े होते हैं। लेकिन अब इस मामले में आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में अगर बैंक और कस्टमर दोनों की गलती नहीं है तो फिर भी फ्रॉड के मामले की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। हालांकि 3 दिन के अंदर फ्रॉड की जानकारी बैंक को देना जरूरी है। The fault is that of the bank for a compromise which has happened in the account of the customer, then even if the customer has not informed the bank, the entire liability is that of the bank. If, on the other hand, the fault is neither of the bank nor of the customer and a fraud has happened, a bank's customer's account has been compromised, if the customer has informed the bank, then within 3 days, then the liability, entire liability is that of the bank. I'll repeat again. If the fault is not of the customer, fault is also not of the bank, and the customer has informed the bank within 3 days, then also the entire liability is that of the bank. So there is a zero liability in these two instances. और अगर बैंकिंग फ्रॉड के मामले में गलती कस्टमर की है तो ऐसे मामले में रिफंड नहीं मिलेगा। जिस दिन बैंक को इसकी जानकारी दी जाती है उसके बाद अगर कोई फ्रॉड होता है फिर बैंक की जिम्मेदारी होगी। और इसके लिए आरबीआई ने पूर्व आरबीआई गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। एक हम फ्रॉड रजिस्ट्री के बारे को बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें कि जो लोग जिस आईपी एड्रेस से, जिस फ़ोन नंबर से, जिस और किसी एड्रेस से बार बार फ्रॉड्स कर रहे हैं, उसकी एक रजिस्ट्री रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि सारे बैंक ये डिटेल जो है फ्रॉडस्टर्स के हमें रिपोर्ट कर सकें। बहरहाल बैंकिंग फ्रॉड के मामले में सभी बैंकों के लिए एक कॉमन फ्रॉड रजिस्ट्री बुक बनाना होगा। वहीं फिनटेक कंपनियों पर भी इस फैसले का असर दिखेगा। अगर फिनटेक का टाई अप बैंक या रेगुलेटेड संस्थाओं के साथ है तो वो रिड्रेसल के दायरे में आएंगे। आजकल फिनटेक कंपनीज और आरबीआई की रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, वो इन फिनटेक कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट करके बहुत सारी सुविधाएं अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी कोई रेगुलेटेड एंटिटी कोलैबोरेशन में काम करती है तो सारी जिम्मेवारी वो रेगुलेटेड एंटिटी जिम्मेदार होगी और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उसी तरह से काम करेगा अगर वो डायरेक्टली वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वैसे सबसे अहम बात यह है कि आरबीआई बैंक फ्रॉड के मामले में ग्रामीण लोगों को जागरूक करने पर जोर देगा, क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड की सबसे ज्यादा शिकायतें मेट्रो शहरों से आ रही है, जबकि रूरल इंडिया से रिपोर्टिंग बेहद कम है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई फ्रॉड के 39% मामले आते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। तो यानी आम ग्राहकों के फायदे की बात यहाँ पर आरबीआई ने की है, लेकिन क्या इसके पीछे मंशा है? लोगों की मदद करना तो है ही, लेकिन बैंकों पर जिम्मेदारी डाल देना कितनी अच्छी बात होगी। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ और बारीकियां समझते हैं। प्रकाश, एक बड़ा कदम यहाँ पर आरबीआई की तरफ से उठाया जा रहा है, लोगों की मदद की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बैंकों पर इतनी जिम्मेदारी दे देना कि अलग अलग स्थितियों में जिम्मेदारी बैंक की ज़्यादा बनती है, कितना सही लगता है? क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? देखिए, आरबीआई का प्रयास ये है कि बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, सिस्टम को इतना ज़्यादा मजबूत किया जाए कि घटनाएं कम से कम हो। साथ ही साथ कस्टमर्स को भी जागरूक किया जाए और इस बात को लेकर भी एक क्लियर रोड मैप तैयार किया जाए कि बैंक सिर्फ इस बात से अपनी जवाबदेही से नहीं मुकर सकते कि कस्टमर की गलती थी या कस्टमर ने ओटीपी किसी के साथ शेयर कर दिया। इससे बैंकों की जवाबदेही ख़त्म नहीं होती। पूरा का पूरा क्लियर सिस्टम है कि अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि कस्टमर की गलती है तो फिर बैंक को कोई रिफ़ंड नहीं देना है, ये क्लियर है, इसमें बैंक की कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन जिस दिन कस्टमर ने फ्रॉड की जानकारी बैंक को दे दी, उस दिन के बाद अगर फ्रॉड होता है तो ये बैंक की जवाबदेही होगी, बैंक की जिम्मेदारी होगी। तो जाहिर तौर
पे बैंक को और उसके सिस्टम को, उसके नेटवर्क को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के मकसद से आरबीआई ये फैसले ले रहा है। इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति आती है कि बैंक की भी जवाबदेही है और कस्टमर की भी जवाबदेही है, उस सूरत में अगर फ्रॉड की घटना होती है तो बैंक को जिम्मेदारी लेनी होगी और रिफंड कस्टमर को देना होगा। अब आप कहेंगे कि इसमें बैंक की जवाबदेही क्यों, क्योंकि अगर कस्टमर ने भी गलती की है तो सिर्फ बैंक ही क्यों भुगते। तो इसके लिए एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि अगर फ्रॉड की सूरत में जो रकम कस्टमर को दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बैंक को अपनी जेब से दे रहा है, उसके लिए ऑलरेडी एक इंश्योरेंस हुआ है कि फ्रॉड की सूरत में बैंक ये रकम कस्टमर को दे सकता है, उसने कवर लिया हुआ है, लिहाजा बैंक को अपनी जेब से नहीं देना है। दूसरी स्थिति ऐसी बनती है कि अगर कस्टमर की गलती नहीं है और फिर फ्रॉड हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम के जरिए फ्रॉड होता है, बैंक ने ओटीपी शेयर कर दिया ऐसे सिस्टम पे जहाँ पे जो कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या कोई दूसरी वजह हो सकती है, वैसी सूरत में बैंक को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो पूरा मकसद ये है कि जो मौजूदा सिस्टम है उसको ज़्यादा मजबूत किया जाए, बैंकों की जवाबदेही तय की जाए। थर्ड पार्टी सर्विस अगर जैसे मान लीजिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, ग्रीवांस रिड्रेसल के काम किसी बैंक ने थर्ड एजेंसी के थ्रू एजेंसी को हायर किया हुआ है और उसके ज़रिए वो करवा रहे हैं, वैसी सूरत में बैंक ये कहकर नहीं बच सकता कि उसने ये सर्विस किसी और को दिया हुआ है, तो जिम्मेदारी बैंक को ही लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो, सिस्टम मजबूत हो, बैंक अपनी जवाबदेही से पीछे ना हटे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि फ्रॉड की सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए और क्या क्या ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि बैंकिंग फ्रॉड पर रोक लगाई जा सके। ये मकसद है और उसके जरिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कोशिश यहाँ पर अच्छी है और जाहिर तौर पर लोगों की, आम कस्टमर की जो है मदद करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पीएनबी के पूर्व ईडी राम संगापुरे साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संगापुरे साहब, जिस तरह के कदम यहाँ पर आरबीआई ने उठाए हैं, कोशिश की जा रही है कि कस्टमर को मदद की जाए ताकि उनका जो है इन फ्रॉड केसेस में ज़्यादा नुकसान न हो, लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी प्रकाश भी बता रहे हैं कि बैंकों के ऊपर भी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है। आपका पहला रिएक्शन क्या है? आरबीआई ने जो स्टेप्स उठाए हैं कितने सही लगते हैं आपको? आरबीआई ने जो स्टेप्स उठाए हैं मेरे हिसाब से वो बहुत ही सिस्टम को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। और आप देखिए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक की और ग्राहक की, इसको डिमार्केशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कौन से एरियाज में अगर फ्रॉड हो गया है और उसमें किस व्यक्ति का दोष है, ये एक बार तय हो जाए, कमिटी अगर वो इसको डिमार्क कर दिया जाए तो इसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक पे या कस्टमर पे है, ये तय करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, जब भी फ्रॉड होता है उसमें ऐसे ग्रे एरियाज है जिसकी वजह से ये डिमार्केशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बैंक बोलती है ये कस्टमर का मिस्टेक है, कस्टमर बोलता है ये बैंक का मिस्टेक है। क्लियर डिमार्केशन अगर कमिटी कर देती है कि इस एरिया में अगर फ्रॉड हुआ तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस एरिया में फ्रॉड हुआ तो ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा अगर क्लियर डिमार्केशन हो तो डिस्प्यूट कम हो सकते हैं। और बैंक के अगर रिस्पॉन्स जहां ग्रे एरियाज है उसमें शायद बैंक पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई देना चाहती है ताकि बैंक थोड़ा अगर नुकसान भी हुआ तो वो बियर करने के पोजीशन में रह सकती है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह इंटेंशन है कि अगर कहीं पे ग्रे एरिया है जिसमें डिमार्केशन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें बैंक का भी थोड़ा सा गलती हो चुकी है या कस्टमर की भी थोड़ी गलती हो चुकी है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक पे देने का विचार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, ताकि वो अगर छोटा सा भी नुकसान हो या बड़ा भी नुकसान हो तो बैंक वो बियर करने की स्थिति में है, ऐसा रेगुलेटर को लगता है। और इस वजह से वो शायद ये डिमार्केशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी पर देकर वो चाहते हैं कि बैंक जरा ज्यादा प्रोएक्टिव रोल इसमें प्ले करे ताकि डिजिटाइजेशन का इंडिया में ज्यादा विकास हो और सभी इकोनॉमिक सिस्टम्स और बैंकिंग सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शन करें। पूरे साहब, बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पर। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो ग्रे एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी डिमार्केशन की कोशिश आरबीआई कर रहा है यहाँ पर, अब जब एक कमेटी बनेगी फिर केस टू केस बेसिस पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जाहिर तौर पर क्या कस्टमर के लिए जो
सोल्यूशन है वो और लंबा नहीं हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा अपनी जो पूरी ग्रीवांस रिड्रेसल है उसके लिए? क्योंकि अभी ही अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड का शिकार है तो उसको अपने पैसे वापस मिलने में या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी समय निकल जाता है। दो चीजें हैं इसमें, जैसे आपके एक रिपोर्टर ने इससे पहले बताया कि कई सारे बैंकों ने इंश्योरेंस ले लिया है और जब भी अगर फ्रॉड हो गया है, जैसा ही कंप्लेन आती है वैसे ही बैंक वो एप्लीकेशन वो इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देते हैं। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी एग्जामिन करती है लेकिन वो जल्दी रिस्पांस नहीं देती है और जब तक इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लियरेंस नहीं आता तब तक बैंक अपने तरफ से वो अमाउंट डिसबर्स नहीं करती है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले इस सिस्टम में हो रहा है। तो ये अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आरबीआई के रेगुलेशन के तहत काम, मतलब उसके रेगुलेशन के एम्बिट में नहीं आते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्ट एम्बिट में नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज का, तो इसको कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए, इसमें कैसे इंटीग्रेशन किया जाए, इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमिटी कुछ गाइडलाइंस दे सकती है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में डिले होने की वजह ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही कोई एप्लीकेशन आता है फ्रॉड का, ब्रांच में सबमिट होता है, ब्रांच मैनेजर वो एप्लीकेशन कंसर्न जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे उन्होंने इंश्योरेंस लिया था उनकी तरफ फॉरवर्ड कर देती है और फिर वहां से डिले होता है और वहां से अगर डिले हो रहा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक पर आ जाती है और बेसिकली बैंक की इच्छा है कि जल्दी ये सेटल हो जाए क्योंकि वो अपने कस्टमर लूज नहीं करना चाहते हैं। अगर कस्टमर्स का नुकसान हो जाए तो बैंक को भी उससे दिक्कतें आ जाती है, तो बैंक भी जल्दी सेटल करना चाहती है। लेकिन अगर ऐसी दिक्कतें हो जाए, वहां से सेटलमेंट होके जल्दी नहीं आया तो शायद थोड़ा सा डिले ज्यादा होता है और ये अगर डिले कुछ पीरियड के बियॉन्ड अगर हो रहा है तो कस्टमर अम्बुड्समैन के पास भी जा सकता है और एक बार अम्बुड्समैन के पास गया, बैंक का अम्बुड्समैन है और फिर उसके तरफ से क्वेरीज आने शुरू होती हैं अम्बुड्समैन की तरफ से, वो क्वेरीज के साथ फिर वो इंश्योरेंस के तरफ ही जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास ही जाते हैं। तो इस वजह से ये जो डिले हो रहा है इसमें एक तो फिनटेक कंपनी के साथ भी जब काम कर रहे हैं तभी भी बैंकों को दिक्कतें होती है और इंश्योरेंस कंपनी के साथ जब ये टाई अप हुआ है उसके बाद जब सेटलमेंट करने का समय आता है उस समय थोड़ी सी दिक्कतें होती है, ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं एक्चुअली। तो इसको ये जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, मुझे लगता है कि कमिटी इन सारी चीजों पे भी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी और इसके लिए कोई सजेशंस या कोई मेजर्स ये कमिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करेगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं, ताकि प्रैक्टिकली कस्टमर्स को भी दिक्कतें ना हो और बैंक्स को भी दिक्कतें ना हो। ऐसी जरूरी नहीं है कि बैंक का इंटेंशन हमेशा ऐसा हो कि ये जो भी लायबिलिटी आ रही है वो अपने तरफ ना आए और कस्टमर के ऊपर ही चले जाए। ऐसा कोई इंटेंशन बैंक के ऑफिसर्स का हमेशा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो दिक्कतें आती हैं इस वजह से शायद ये डिले होता है और कई बार उनका जो क्लेम है वो डिक्लाइन होके आता है, तो बैंक को भी इवन इफ बैंक को ऐसा लगता है कि थोड़ा ग्रे एरिया है, वो कस्टमर को मदद भी करना चाहता है, तो एक बार उधर से डिक्लाइन होके आने के बाद ब्रांच मैनेजर को और बैंक ऑफिसर्स को अपनी तरफ से कोई भी मदद वो कस्टमर्स को नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया यहाँ सिंगापुर साहब की किस तरह से जो है वो प्रोसेस ही ऐसा है कि उसमें कई बार थोड़ा समय लगता है और इंटेंशनली जाहिर तौर पर बैंक भी ऐसा नहीं करना चाहेगा, वो कस्टमर की सर्विस के लिए है, वो मदद ही करना चाहता है। यहाँ पर जो कुछ और ऑब्जर्वेशन आरबीआई ने रखे हैं सामने, एक एक करके उन पे बात करते हैं। पहली बात ये कि फिनटेक के जरिए जो आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफ़ी कुछ हो गया है, डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे देश में, तो फिनटेक के जरिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगे हैं। अब सवाल ये है कि एज अ कस्टमर, चूंकि मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे पास एक ऐप है मेरे फोन में, मैंने उसके जरिए कोई ट्रांजैक्शन किया और उसमें कोई फ्रॉड हुआ किसी तरीके का, एज ए कस्टमर मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी प्रॉब्लम जो है वो खिंचती ना चली जाए, बहुत लंबे समय तक लटके नहीं और जल्दी ही जल्दी वो सुलझे? क्या करना चाहिए मुझे एज ए कस्टमर? देखिए, पहला उनका कांटेक्ट पॉइंट तो ब्रांच मैनेजर ही होता है। जिस ब्रांच में उनका अकाउंट है वहां पे उनके पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं, वो ब्रांच मैनेजर को भी जानता है, ब्रांच के स्टाफ को भी जानता है। जब भी कोई फ्रॉड हो या कोई दिक्कतें हो उनको डिजिटल ऑपरेशंस में, तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ब्रांच ही है, उनको ब्रांच में कांटेक्ट करना चाहिए। अगर ब्रांच से कोऑपरेट नहीं हो रहा है
तो शायद उनको ऑम्बुड्समैन के पास जाना पड़ता है। मगर बहुत सारे केसेस में बैंक से कोऑपरेशन होता है उनको, क्योंकि इंश्योरेंस लिया हुआ होता है। बैंक को अपने तरफ से पॉकेट से कुछ देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो कोऑपरेट करते हैं। अगर एक दो केसेस हो सकते हैं जिसमें कोई पर्सनल ग्रज वगैरह हो, तो वो पर्सनल लेवल पे जा सकता है, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस में बैंक की तरफ से उनको मदद होती है। और दिक्कतें कहाँ आती हैं, फिनटेक की तरफ से भी कई सारे टेक्निकल दिक्कतें ब्रांच मैनेजर्स को भी सॉल्व करने में आती हैं। अगर फिनटेक की तरफ से कोई गलतियां हो चुकी है, वहां से अगर कोई फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कई बार क्या होता है, जो ओटीपी है, मेरे साथ भी हुआ था, जब ओटीपी भेज देता है और वो सिस्टम में बोल देता है कि ओटीपी कंफर्म करेंगे तब आपके अकाउंट को डेबिट होगा। आपने ओटीपी कंफर्म किए बगैर ही अकाउंट को डेबिट भी होता है। अब ये ओटीपी कंफर्म करे बगैर अगर अकाउंट को वो डेबिट हो रहा है, तो आई थिंक दिस इज अ फॉल्ट विद द फिनटेक। तो ये जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करने के बाद ही मुझे लगता है कस्टमर्स का जो पेन है, जो कष्ट उसको सहना पड़ता है, जो दिक्कतें उसको आती हैं, वो कम करने में मदद होगी। इसलिए मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है, ये बहुत ही अच्छा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद कमिटी के जो रिकमेंडेशंस आएंगे, कमिटी थरोली ये सारे इश्यूज एग्जामिन करेंगे, और जो इश्यूज उनको लगता है कि सिस्टेमिक है, तो वो सिस्टेमिक इश्यू पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही गाइडलाइंस देने पड़ेंगे। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज है तो वो बैंक को बोल सकते हैं, आईटी कंपनीज को बोल सकते हैं, या फिनटेक को बोल सकते हैं कि उनके सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये जो कमिटी है, कमिटी में मुझे पूरा विश्वास है कि टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी के नॉलेज है, ऐसे भी मेंबर्स उसमें होंगे, और वो इन सारी चीजों पे गौर करेंगे, और उसके बाद ही वो अपने रिकमेंडेशंस आरबीआई को सबमिट करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि उससे काफी दिक्कतें जो कस्टमर्स को आज आ रही हैं, और कई बार बैंकर्स को भी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सारे दिक्कतें मुझे लगता है कि कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद थोड़ा सा उसमें कमी हो जाएगी, देखना जरूरी है कि कमिटी किस तरह का रिकमेंडेशन डिजिटल दे रही है। ट्रांजैक्शंस में आसानी आ जाएगी। बिल्कुल, तो देखना ये होगा कि कमेटी किस तरह का रिकमेंडेशन दे रही है, क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि रिकमेंडेशंस कैसे हैं और उसके बाद उसका प्लान किस तरह का बनता है। इसीलिए हमने इसे आरबीआई का स्मार्ट प्लान कहा है हमारे इस कार्यक्रम को। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं अब, मनोहर कामत जी, जो ऑनररी सेक्रेटरी हैं CGSI के। मनोहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा हमारी आगे चली रही है, इस बीच जो आरबीआई ने जो ऑब्जर्वेशन सामने रखे हैं, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई है इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड। एक पॉइंट जो अभी मेरी बात करना बाकी था वो ये कि आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया है कि ग्रामीण इलाकों में फ्रॉड की जानकारी कम है। वो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर फ्रॉड हो नहीं रहे होंगे, तो शायद वजह यह है कि वहाँ पर जो लोग जाकर शिकायत करते हैं वो उतना नहीं कर रहे हैं जितना बड़े इलाकों में, मेट्रो शहरों में या बड़े शहरों में कर पा रहे हैं। किस तरह से इस मुद्दे को एड्रेस किया जाना चाहिए आपको लगता है? इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर कहिए या जो बैंकिंग के कस्टमर्स हैं उनके एजुकेशन के लिए किस तरह के स्टेप्स इस समय उठाए जाने जरूरी हैं? हमारे कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ने बैंक्स के साथ और रिजर्व बैंक्स के साथ बहुत वार्तालाप किए हैं, बहुत डिस्कशंस किए हैं। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी बहुत कुछ बातें की हैं। ग्रामीण इलाके में ये होता है, लेकिन कम इसलिए होता है कि ग्रामीण इलाकों में अकाउंट में पैसे ज्यादा नहीं होते। शहरों में और जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वहां के लोगों को और खास करके एग्जीक्यूटिव लेवल लोगों को तनख्वाह ज्यादा होने से उनके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे रहते हैं, और वहां पैसे चोरी करना एक वो वर्थवाइल, यानी वो जो करने वाले के लिए लाभदायक होता है। ग्रामीण इलाके में करके भी 10-15 हजार मिलेंगे, लेकिन अगर आप शहरों में बंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे में करेंगे तो लाखों में होगा, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा हमारा स्टेटिस्टिक्स बोलता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, रिजर्व बैंक को इसको बंद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमने सब कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक सबको कहा है कि एक हमारी पुलिस वालों से भी बहुत बात हो चुकी है। देखो, हम महाराष्ट्र कंज्यूमर हेल्पलाइन चलाते हैं, उसमें हमारे पास बहुत शिकायतें आती हैं कि हमारे पैसे इस तरफ से निकाले गए, उस तरफ से निकाले गए। देखिए, एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मनी ट्रांसफर होता है अकाउंट से, वो कोई दूसरे अकाउंट में जाता है।
ये बात, इसके बारे में किसी को भी दो राह नहीं है। इट इज गोइंग फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। हमने रिजर्व बैंक और सब इंस्टीट्यूशंस को कहा कि जो बैंक अकाउंट में ये पैसे जाते हैं उसका केवाईसी होता है, और अगर केवाईसी हुआ है तो उस आदमी को पकड़ने के लिए जिसने ये पैसे गबन किए ज्यादा वक्त नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इसमें एक दुख की बात यह है कि बार बार बैंक्स और सब हमको कहते हैं कि इनका केवाईसी ठीक तरह से नहीं हुआ, या केवाईसी में हमने पूरा जांच नहीं किया। फॉर एग्जांपल, इनका एड्रेस चेक नहीं किया, इनका पैन कार्ड सही है कि नहीं चेक नहीं किया, क्या ये सचमुच में फलाने जगह में काम कर रही है चेक नहीं किया। इसके वजह से वो बैंक अकाउंट भी फ्रॉड निकलता है और जो पैसे जाते हैं वो निकल जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे केसेस में बैंक्स को लायबल रखना चाहिए। और बिल्कुल, तो बैंकों पर ही ज्यादा लायबिलिटी यहाँ पर KYC बढ़ाई भी गई है। इनफैक्ट आरबीआई ने जो ऑब्जर्वेशन रखे भी हैं उसमें कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, कस्टमर को मदद करने के लिए ही उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं। और अब जो कमेटी बनाई गई है वो किस तरह के रिकमेंडेशंस अपने देने वाली है वो देखना ज़रूरी होगा। फिलहाल इस मुद्दे को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर हमारी इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए।